हेलो एंड वेलकम स्टूडेंट्स टू आवर यूट्यूब चैनल इजी टू लर्न। सो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग। कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग किसी भी कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टेड टॉपिक है। तो आज हम इसमें कॉन्सेप्ट ऑफ अकाउंटिंग में देखेंगे कि अकाउंटिंग का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन से क्या होती है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, हमें इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग। तो सबसे पहले अकाउंटिंग का मीनिंग जानने से पहले हमें ये देखना होगा कि अकाउंटिंग होती क्या है, क्यों उसको, और इसकी क्या ज़रूरत है और किस तरीके से किसी भी बिजनेस पे इम्पेक्ट डालती है। तो जैसे कि स्टूडेंट्स हम जानते हैं कि कोई भी एक बिजनेसमैन रहता है, वो बिजनेस किस लिए करता है कि उसको मैक्सिमम से मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न हो सके। और एक टाइम फिक्स टाइम पीरियड के बाद में उसे ये भी देखना होता है कि भाई जो उसका बिजनेस है वो एक लॉस में है या प्रॉफिट में है, और प्रॉफिट में भी है तो कितने प्रॉफिट में है, या लॉस में है तो कितने लॉस में है। तो अब इस तरीके की इन्फॉर्मेशन उसे कहाँ से मिलेगी, जब वो किसी अपने जो बिजनेस से रिलेटेड जो डेली ट्रांजेक्शन्स होते हैं वह किसी न किसी तरीके की बुक्स में मेंटेन करेगा। अब वह बुक्स किस तरीके की हो सकती है कि भाई अगर वो कहीं से माल परचेज करता है तो परचेज बुक में लिखेगा, या किसी कस्टमर को सेल करता है तो सेल्स बुक में लिखेगा, कस्टमर से अगर वापस आता है तो सेल्स रिटर्न बुक में लिखेगा, और हम अगर कहीं से परचेज किया है और उसे परचेज किए हुए माल को किसी वापस भेजेगा तो वो परचेज बुक में आएगा। ठीक है। तो इन सभी बुक्स में जो डेली ट्रांजेक्शन लिखने की जो पूरी प्रोसेस होती है उसे ही हम अकाउंटिंग कहते हैं। अब इसे हम थोड़ा बुक्स की लैंग्वेज में देख लें तो है कि अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ मेजरिंग, प्रोसेसिंग एंड शेयरिंग फाइनेंशियल एंड अदर इंफॉर्मेशन अबाउट बिजनेस और कॉरपोरेशन। तो इससे हमें क्या स्टूडेंट्स मतलब पता चलता है कि अकाउंटिंग एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें किसी बिजनेस या कॉरपोरेट में जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं, और जो भी मतलब ट्रांजेक्शन्स हो रहे हैं उन्हें किस तरीके से आप मेज़र करोगे। कि भाई मेज़र करने का मतलब ये है कि वो जो ट्रांजेक्शन्स है वो किस तरीके की बुक्स में आएगा, उस पर प्रोसेस करना, और बाद में जब पूरा आप कंक्लूजन पे चले जाओगे तो उसे शेयर करना जो उस इंफॉर्मेशन को लेने में मतलब कि इंटरेस्टेड हो। उसके बाद में आता है कि अकाउंटिंग इज़ द लैंग्वेज ऑफ बिजनेस। इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एक बिजनेस की लैंग्वेज होती है। मतलब अकाउंट्स में जो स्टेटमेंट्स और जो रिकॉर्ड्स होते हैं उन्हें हम देख के आइडिया लगा सकते हैं कि बिजनेस किस तरीके का है। अगर उसके जो स्टेटमेंट में अगर उसे हमें प्रॉफिट ही प्रॉफिट दिख रहा है तो हम बता सकते हैं कि यार नहीं यार बिजनेस बहुत अच्छा है। कि अगर हमें लगातार लॉसेस दिख रहे हैं तो हम बता सकते हैं कि नहीं यार इस बिजनेस में पर्टिकुलर दम नहीं है। उसके बाद में हम क्या है कि अकाउंटिंग इज एन आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड interpreting of business transactions which are capable of बिंग मॉनेटरी टर्म्स। तो इसका मतलब ये होता है कि अकाउंटिंग एक तरीके का आर्ट भी है, क्योंकि हर व्यक्ति जो होता है ना वो अकाउंटिंग नहीं कर पाता है। अकाउंटिंग करने के लिए क्या आपको स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्किल्स होना चाहिए, जिससे और आपको मतलब जो अकाउंटिंग के जो मतलब जो अकाउंट्स रहते हैं उनके बारे में आपको जो उसके रूल रेगुलेशंस होता है वो पता होना चाहिए। अगर आपको अच्छी तरीके से उसके रूल रेगुलेशन पता होंगे तभी आप एक प्रॉपर तरीके से अकाउंटिंग कर सकते हो। इसे और थोड़े अच्छे तरीके से हम समझने की कोशिश करते हैं कि in all activities and all organization which required money and other resources। इसका मतलब ऐसा होता है कि जो भी सारी ऑर्गेनाइजेशंस होती है उसमें सारी एक्टिविटीज किस लिए परफॉर्म की जाती है कि मनी की रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना है। और अदर रिसोर्सेज से मतलब ये है कि हमारे पास कितना एक टाइम पीरियड के बाद में कितनी असेट्स है और कितनी लाइबिलिटीज है, इस सब का हमें पता लगाना जरूरी होता है। और इसके बाद में क्या लिखा है कि अकाउंटिंग इज रिक्वायर्ड टू अकाउंट फॉर दिस रिसोर्स। मतलब कि जो अकाउंटिंग जो है उस ये रिक्वायरमेंट जो होती है हमें कि भाई कितना असेट्स है, कितना प्रॉफिट है, कितना लॉस है, ये सब हमें यहाँ से पता चलेगा, अकाउंटिंग के माध्यम से पता चलेगा। तो हम लास्ट में ये कह सकते हैं कि अकाउंटिंग एक ऐसी पूरी प्रोसेस है जिसमें बिजनेस के सारे ट्रांजेक्शन्स को लिखा जाता है, उन्हें प्रॉपर तरीके से अलग अलग बुक्स में मतलब कि अरेंज किया जाता है। अरेंज करने के बाद में एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के बाद में उसका कंक्लूजन निकालते हैं, और हम मतलब बिजनेस की क्या पोजीशन है, या कितने प्रॉफिट में है, कितने लॉस में है, इसके एक कंक्लूजन पर जाते हैं। सो स्टूडेंट्स, मीनिंग जानने के बाद हम अब आ जाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस के ऊपर, जिसपे इन डेफिनेशंस की हेल्प से अकाउंटिंग को हम और भी अच्छी तरीके से जानने की ट्राई करेंगे। तो सबसे पहली डेफिनेशन दी गई है बियरमैन और रेबिन के अकॉर्डिंग। बियरमैन एंड रेबिन के अकॉर्डिंग अकाउंटिंग में बी डिफाइंड एज आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग, रिकॉर्डिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन। मतलब कि जो बियरमैन और रेबिन ये कहना चाहते हैं कि जो फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन है सबसे पहले ये क्या करती है, ये ट्रांजेक्शन्स को आइडेंटिफाई करती है। आइडेंटिफाई से मतलब कि वो फाइनेंशियल लेवल के हैं, नॉन फाइनेंशियल लेवल के। मेजरिंग में
जो ट्रांजेक्शन हैं उन्हें किस तरीके की बुक्स में रखना है, कि परचेज बुक में रखना है, सेल्स बुक में रखना है, प्रॉपर तरीके से रूल रेगुलेशंस का यूज़ करके उन्हें प्रॉपर रिकॉर्ड करना बुक्स में। और कम्युनिकेटिंग का मतलब ये है कि एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक जो इन ट्रांजेक्शन्स की इन्फॉर्मेशन है उसे किस तरीके से आप प्रोवाइड करवाओगे। उसी तरह दूसरी हम डेफिनेशन पे चले जाते हैं जो कि दी गई है अमेरिकन अकाउंटेंट एसोसिएशन के अकॉर्डिंग। उनके अकॉर्डिंग अकाउंटिंग इज द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग, मेजरिंग एंड कम्युनिकेटिंग ऑफ इकोनॉमिकल इंफॉर्मेशन टू परमिट इन्फॉर्मेट जजमेंट एंड डिसीजन बाय द यूज ऑफ इंफॉर्मेशन। इनके अकॉर्डिंग ये कहा गया है कि अकाउंटिंग एक तरीके की प्रोसेस है जिसमें जो ट्रांजेक्शन रहते हैं उन्हें आइडेंटिफाई करा जाता है, उसके बाद मेजर करा जाता है और कम्युनिकेट करा जाता है किसे, इकोनॉमिक इंफॉर्मेशन को, जो कि हमें क्या परमिशन प्रोवाइड करती है जजमेंट और हमारे बिजनेस से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में हेल्पफुल रहती है। सो स्टूडेंट्स, अब अकाउंटिंग का मीनिंग जानने के बाद बारी आती है कैरेक्टरिस्टिक्स की। कैरेक्टरिस्टिक्स की हेल्प से हम अकाउंटिंग को और भी अच्छी तरीके से जान सकते हैं। अब इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार है। तो सबसे पहले इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है रिलायबिलिटी। रिलायबिलिटी का हिंदी मीनिंग क्या होता है कि मतलब विश्वास करने योग्य, एकदम ट्रस्टेबल। मतलब कि जो हमें अकाउंटिंग की हेल्प से जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो बहुत ही विश्वास करने योग्य होती है एवं एकदम एक्यूरेट होती है। कैसे? क्योंकि जब अकाउंटेंट जो इन्फॉर्मेशन रहती है उसे जब क्या नाम है बहुत सारी बुक्स में लिखता है एवं बाद में क्या जर्नल बनाता है, जर्नल के बाद में ट्रायल बैलेंस बनाया, ट्रायल बैलेंस के बाद में पी एंड एल के बाद बैलेंस शीट। तो इन सारी प्रोसेस से जब वो इन्फॉर्मेशन गुजरती है तो वो एकदम क्या एक्यूरेट रहती है, एकदम ट्रस्ट करने योग्य होती है, क्योंकि हमें आखिरी में एकदम एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है। इसके बाद दूसरी इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है रिलेवेंस। रिलेवेंस का मतलब होता है संबंधित। तो संबंधित में ऐसा आ जाएगा कि भाई कि जो हमें इन्फॉर्मेशन दी जाती है अकाउंटिंग में, तो वो जो रहती है ना वो क्या नाम है किसी बिजनेस से रिलेटेड होती है या बिजनेस में जो ट्रांजेक्शन है उससे रिलेटेड होती है, इसके बाहर से नहीं होती है। ठीक है। अब इसमें इसकी तीसरी कैरेक्टरिस्टिक वो है अंडर स्टेबिलिटी। अंडर स्टेबिलिटी कहते हैं समझने योग्य। मतलब कि जो अकाउंटिंग की हेल्प से हम किसी भी बिजनेस के जो पोजीशन है या बिजनेस का टाइप है उसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं। और इसके साथ ही साथ हमें जो बिजनेस में क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही है या फिर क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं उसे भी हम आसानी से समझ सकते हैं और उसका लास्ट में सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। इसके बाद इसकी चौथी कैरेक्टरिस्टिक है वो है कंपेरेबिलिटी। कंपेरेबिलिटी का मतलब होता है तुलना करना। मतलब कि ऐसा है कि अकाउंटिंग में जो हमें लास्ट में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है उसकी हेल्प से हम किसी भी पर्टिकुलर दो कंपनीज के बीच में या दो बिजनेस के बीच में कंपैरिजन कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस अच्छा है या कौन सा बुरा है। इसमें फिर हम देख सकते हैं कि किसके पास ज़्यादा असेट्स लायबिलिटीज़ है या किसके पास कम लायबिलिटीज़ और असेट्स हैं। ये सब हम क्या कंपैरिजन कर सकते हैं। साथ ही साथ हम दो कंपनीज के साथ साथ हम एक कंपनी के 2 सालों के बीच में भी कंपैरिजन कर सकते हैं कि भाई कंपनी को कौन से साल में प्रॉफिट ज़्यादा अर्न हुआ और कौन से साल में कम अर्न हुआ। सो स्टूडेंट्स, अब बारी आती है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग की। अब हम इसमें यूँ देखेंगे कि अकाउंटिंग के क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं जिनको फुलफिल करना किसी भी अकाउंटिंग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। तो इसमें इसके कुछ ऑब्जेक्टिव्स इस प्रकार है। इसका सबसे पहला ऑब्जेक्टिव है टू रिकॉर्ड ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन्स। इसमें हम ये समझते हैं कि जो एक बिजनेस होता है उसमें जो भी सारे ट्रांजेक्शन्स होते हैं उनका सारे ट्रांजेक्शन्स का रिकॉर्ड होना बहुत ही ज़रूरी होता है किसी भी फर्म की सक्सेस के लिए। ऐसा कि इसमें कोई सा भी जो ट्रांजेक्शन्स हो रहा है कोई सा ट्रांजेक्शन छूटना नहीं चाहिए, सारे ट्रांजेक्शन्स बराबर प्रॉपर तरीके से इसके रिकॉर्ड होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद अब इसकी दूसरा ऑब्जेक्टिव है टू प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। मतलब कि अकाउंटिंग का एक महत्वपूर्ण क्या उद्देश्य ये भी होता है कि भाई कि जो हमें एट द एंड ईयर के जो हमें इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है वो ऐसी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए कि जिससे कि हम आसानी से कंपैरिजन कर सके कि जो हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन या जो बिजनेस है वो प्रॉफिट में है या लॉस में है। इसके बारे में हमें एकदम प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जानी चाहिए। और इसका तीसरा ऑब्जेक्टिव है टू फैसिलिटीज़ इन डिसीजन मेकिंग। मतलब कि ऐसा कि अकाउंटिंग का एक उद्देश्य ये भी है कि जो हमें फर्म से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेना है उनमें हमें
हेल्प करे कि भाई कि एट द एंड अगर हमारी जैसे कि फर्म अगर लॉस में है तो लॉस में है तो हम लॉस से रिकवर होने के लिए क्या क्या डिसीजंस ले सकते हैं, तो ये भी हमें कहाँ से प्रोवाइड होते हैं, अकाउंटिंग की हेल्प से। अब इसका फोर्थ ऑब्जेक्टिव है टू मोटिवेट एम्प्लॉयज़, मतलब कि अकाउंटिंग की हेल्प से जो हमें लास्ट में जो कंक्लूजन या जो रिजल्ट मिलता है कि फर्म कितने प्रॉफिट में है या कितने लॉस में है, तो इसका एक ये भी है कि जो हम एम्प्लॉयज़ को हमारे मोटिवेट कर सके। और उसका फिफ्थ ऑब्जेक्टिव है कि कंट्रोल द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसा है कि जो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है। तो जो अकाउंटिंग है उसका एक ये उद्देश्य बनता है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसे अनऑथोराइज्ड पर्सन्स के हाथों में जाने से रोका जाए, अगर क्योंकि उनके हाथों में चले गई तो वो उस इन्फॉर्मेशन का गलत यूज़ कर सकते हैं या फिर किसी अनऑथोराइज्ड पर्सन्स को सेंड कर सकते हैं, जिससे कि हमें फर्म को भारी लॉस बियर करना पड़ सकता है।